गुड इवनिंग। आज हम यहाँ पे फिजिक्स में आवेग पढ़ रहे हैं, इम्पल्स। जैसे हम जानते हैं यदि कोई पिंड गतिमान है और उसके वेग में अगर हम परिवर्तन करना चाहें तो उस पर हम कोई बल लगाएंगे। जैसे यहाँ पर कोई पिंड ये था, m द्रव्यमान का कोई पिंड है और ये किसी समय इसका वेग क्या है, इसका प्रारंभिक वेग है u। अब इसके वेग को अगर परिवर्तित करना है तो इस पे कोई बाह्य बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस पे बल लगाया, एफ बल। एफ बल, ये जो बल एफ है ये इस पे एक बहुत कम समय के लिए लगा, अल्प समय के लिए लगा, और वो अल्प समय डेल्टा टी। इस अल्प समय में क्या हो गया, इस वस्तु का वेग u से v हो गया। ठीक है, तो किसी वस्तु की गति पर बल के समग्र प्रभाव को हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। आवेग का मतलब होता है कि इस वस्तु की गति पर, जो वस्तु गति गति थी, इसकी गति पर इस बल का क्या प्रभाव पड़ा, उसको कहेंगे हम आवेग। ठीक है, तो किसी वस्तु की गति पर बल के समग्र प्रभाव को हम आवेग कहते हैं, इंपल्स कहते हैं। और इसकी गणितीय परिभाषा क्या है, तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि ये जो बल है ये इस वस्तु पर कितने समय के लिए लगा। तो माना ये बल इस वस्तु पर एक अल्प समय डेल्टा टी के लिए लगा। ध्यान रहे, जब हम आवेग की गणना करेंगे तो उस समय इस समय का मान, जितने समय के लिए बल लगा है, ये जो है बहुत कम होना चाहिए, टेंड्स टू जीरो, जीरो की ओर अग्रसर होना चाहिए। ठीक है, तो यदि किसी वस्तु पर कोई बल F एक अल्प समय डेल्टा टी के लिए लग रहा है और इतने अल्प समय में इस वस्तु का वेग u से v हो जाता है। इस वस्तु का द्रव्यमान है m, तो इस वस्तु का संवेग में परिवर्तन क्या होगा, तो पहले का संवेग क्या है, इस वस्तु का प्रारंभिक संवेग, माना हम इसको P1 से प्रकट कर रहे हैं, हो गया m इंटू यू। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। फिर इसका डेल्टा टी समय के बाद इसका वेग हो गया v, तो तब इसका डेल्टा टी समय बाद जो अंतिम संवेग प्राप्त हुआ वो कितना है, वो माना P2 से प्रकट किया जा रहा है, वो हो जाएगा m इंटू वी। ठीक है, तो यानी इस बल F ने डेल्टा टी समय में इस वस्तु का संवेग P1 से P2 कर दिया, mu से mv कर दिया। ठीक है, तो अर्थात इस बल के कारण इसकी गति में क्या हुआ, इसकी गति या संवेग में परिवर्तन हुआ। तो किसी वस्तु की गति में बल के समग्र प्रभाव का जो प्रभाव पड़ता है, बल के समग्र प्रभाव को हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। किसी वस्तु की गति पर बल के समग्र प्रभाव को ही आवेग कहा जाता है। और इससे क्या होता है, वस्तु के संवेग में परिवर्तन होता है। तो यहां देखिए परिवर्तन हो गया संवेग में बल लगने पे। अब जो है संवेग परिवर्तन की दर कितनी हुई इसमें, या संवेग परिवर्तन, तो संवेग परिवर्तन की दर ये हो जाएगा P2 माइनस P1 अपॉन डेल्टा टी। और इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी। ये हो गया संवेग परिवर्तन की दर। अब हमें पता है न्यूटन का गति का द्वितीय नियम क्या है, कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल ये किसके बराबर होता है, इस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के। तो इसका संवेग परिवर्तन की दर क्या है, P2 माइनस P1 अपॉन डेल्टा टी। इसी को हम लिख सकते हैं F बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, और यहां पर अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, F इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा P, या अगर हम इसको लिखें तो F इंटू डेल्टा टी इक्वल डेल्टा P का मतलब P2 माइनस P1 संवेग परिवर्तन, डेल्टा P का मतलब क्या है, P2 माइनस
P1 यानी mv माइनस mu, ये इसका मतलब है। तो डेल्टा P के स्थान पे लिख देंगे हम mv माइनस mu। तो F मतलब आरोपित बल, बल इंटू समयांतराल। कौन सा समयांतराल है? जितने समय के लिए बल आरोपित हुआ, इस वस्तु पर बल हुआ डेल्टा टी समय पे के लिए आरोपित, तो बल इंटू वह समय जितने के लिए बल लगा है, इनका गुणनफल किसके बराबर हो गया? संवेग परिवर्तन के बराबर, mv माइनस mu के बराबर। ठीक है, तो इसी को किसी वस्तु पर आरोपित बल और अल्प समय का जो गुणनफल होता है, इसी को हम आवेग कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? आवेग। तो आवेग बराबर आ गया संवेग परिवर्तन। ठीक है, तो आवेग हमने किसको कहा? बल और समय के गुणनफल को। और ये समय क्या होना चाहिए? बहुत ही अल्प होना चाहिए। तो यहां पे F इंटू डेल्टा टी इक्वल टू आ गया हमारा mv माइनस mu, और इस F इंटू डेल्टा टी को ही हम क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। आवेग या बल का आवेग। इसको हम I से प्रकट करते हैं, क्योंकि इंग्लिश नाम है इसका इम्पल्स। तो I से प्रकट करते हैं। तो अतः ये जो समीकरण 1 है, तब समीकरण 1 का रूप हो जाएगा कि आवेग, समीकरण 1 में क्या लिख देंगे कि आवेग, इसको मैंने आवेग लिख दिया, I बराबर क्या हो गया? F इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू, इसका मान क्या है? mv माइनस mu। अर्थात आवेग का मान किसके बराबर होता है? संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, यहां से आगे आवेग I बराबर संवेग परिवर्तन। mv माइनस mu। और I बराबर, I हमने किसको लिखा? F इंटू डेल्टा टी को, बल और समय के गुणनफल को ही बल का आवेग कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आवेग का मात्रक क्या होगा? माना ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन क्या थी? F इंटू डेल्टा टी इक्वेशन 1। ठीक है, तो आवेग का मात्रक क्या होगा? आवेग I का मात्रक हो गया संवेग परिवर्तन का मात्रक। संवेग परिवर्तन का मात्रक क्या था? जो संवेग का मात्रक है वो जाएगा क्या? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो आवेग का मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। MKS पद्धति में इसका एक दूसरा मात्रक हम यहां से बना सकते हैं, आवेग का मात्रक बराबर बल का मात्रक इंटू समय का मात्रक। तो बल का मात्रक क्या होता है SI पद्धति में? न्यूटन इंटू समय का मात्रक सेकंड। तो न्यूटन सेकंड, ये भी क्या है? ये भी आवेग का मात्रक है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिखिए, चाहे न्यूटन सेकंड लिखिए, दोनों ही आवेग के मात्रक हैं। ये सदिश राशि है, क्योंकि आवेग का मान संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। संवेग अपने में सदिश राशि है, तो आवेग भी क्या है? सदिश राशि। जो संवेग की दिशा होगी वही आवेग की दिशा, या जो बल की दिशा होगी वही आवेग की दिशा है। तो ये कैसी राशि है? ये है सदिश राशि। आवेग एक सदिश राशि है, क्योंकि संवेग के बराबर है। संवेग की सदिश राशि यहां से देख लो, आवेग बराबर बल इंटू समय था, तो समय तो अदिश है, बल क्या है? सदिश है, तो बल सदिश है, तो अदिश को सदिश से गुणा करके सदिश आता है। तो यानी ये सदिश राशि है, अर्थात आवेग क्या है? सदिश राशि है। और इसकी विमा वही होगी जो संवेग की विमा होगी। तो आवेग की विमा बराबर संवेग की विमा। तो संवेग की विमा क्या है? m, यानी द्रव्यमान की विमा m, कैपिटल M,
इंटू वेग की विमा। वेग की विमा क्या होता है? LT की पावर -1। तो MLT की पावर -1 ये हो गई संवेग परिवर्तन की विमा, और वही विमा हो जाएगी आवेग की। तो आवेग की विमा MLT की पावर -1। अब इसमें ये जो सूत्र आया हमारा कि आवेग बराबर F इंटू डेल्टा टी, और तब इसका मान संवेग परिवर्तन के बराबर हुआ। इसमें जो है ये माना गया कि इस वस्तु पर जो बल लग रहा है वो नियत बल है। और यदि हम क्या करें, बल और समय के बीच एक वक्र खींचें तो ये वक्र इस प्रकार का आएगा। यहां समय ले लिया हमने और यहां ले लिया बल। तो बल और समय के बीच अगर हम वक्र खींचें तो ये वक्र क्या आता है? ये जो समय वाली रेखा है, ये अक्ष, इस अक्ष के समांतर आता है, ये ऐसे आता है। ठीक है, तो समय वाली अक्ष के समांतर रेखा ये जो आ रही है, ये रेखा होती है, ये होती है क्या? ये होती है आवेग वाली रेखा। यानी ये बल समय रेखा, सॉरी, बल समय वक्र। ये कौन सा वक्र है? ये है बल समय वक्र। ठीक है, और यदि हम क्या करें, इस बल समय वक्र और समय अक्ष के बीच के भाग, इस रेखा और इस समय वाली अक्ष के बीच का भाग कौन है? इनके बीच का क्षेत्र है ये। यहां से नीचे लंब डाला, यहां से नीचे लंब डाला, ये तो इस बल समय वक्र और समय अक्ष के बीच जो ये क्षेत्र पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल क्या कहलाएगा? इसका क्षेत्रफल आ जाएगा क्या? वो आएगा आवेग का मान। तो आवेग का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो बल समय रेखा है और समय अक्ष है, इनके बीच घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। देखिए कैसे, माना यहां पर बल का मान 0 है और यहां पर बल का मान क्या है? F। ठीक है, T1 T2 T3 ये समय है। अलग अलग समय पर बल का मान क्या? हर जगह पे एक समान है। तो बल का मान है F, और यहां से लेके यहां तक का समय माना कितना है? ये हमने लिया T4 और ये है 0। तो इतना समय जो यहां से लेके यहां तक का समय है, टोटल ये है माना T, या डेल्टा टी कह दिया हमने इस समय को। ये समय डेल्टा टी है। तो इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा गया चौड़ाई। लंबाई हो गई F, चौड़ाई क्या हो गई? डेल्टा टी। तो ये क्या गया? इस भाग का क्षेत्रफल आ गया क्या? इसका क्षेत्रफल हो गया बल इंटू समय। ठीक है, और बल इंटू समय क्या होता है? आवेग। यानी ये क्षेत्रफल आवेग को दर्शाता है। ठीक है, तो आवेग का मतलब क्या होगा? बल समय रेखा। ठीक है, बल समय रेखा, इस रेखा को क्या कहेंगे? बल समय रेखा, और समय अक्ष के बीच घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ही आवेग कहलाता है। ये ऐसा नहीं कि बल इंटू समय, इस रेखा को क्या कहेंगे? बल समय रेखा। अब ये तो तब है जब ये बल क्या हो? अचर हो। यानी हम देख रहे हैं अलग अलग समय पे बल का मान अचर है, पर ऐसा बहुत कम होता है। दैनिक जीवन में बल का मान लगातार परिवर्तित होता रहता है, परिवर्ती बल आरोपित होता है वस्तु पे। तो यदि बल परिवर्ती है तो तब ये सरल रेखा के रूप में नहीं आता वक्र। यदि बल परिवर्ती हो तब आवेग I बराबर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? बल के विभिन्न हम टेबल बना देंगे, F और डेल्टा टी की। ठीक है, या पहले जैसे डेल्टा टी लिख दिया, तब बाद में F लिख दिया, एक टेबल बना दी।
टी का मान, विभिन्न मान टी के नोट किए और यहाँ पे एफ के विभिन्न मान नोट किए और इनके बीच वक्र खींचा। तो ये वक्र इस प्रकार का आता है। इस समय वाली अक्ष और ये बल वाली अक्ष माना, तो इनके बीच जो वक्र आएगा वो सरल रेखा के रूप में नहीं आएगा, वो किसी भी डिजाइन का वक्र आ सकता है। माना ये वक्र आ गया, ठीक है, इस प्रकार का वक्र आ गया। तो इससे पता चल रहा है कि अलग अलग समय पे बल के मान क्या हैं, अलग अलग हैं, यानी अलग अलग समय पे बल का मान परिवर्तित हो रहा है। बल अचर नहीं है, परिवर्तित बल है। तो इसमें हम आवेग कैसे निकालेंगे? तो इसमें हम क्या करते हैं, इस वक्र के निकट के कोई दो बिंदु ले लेते हैं। इस वक्र के निकट के कोई दो बिंदु लेंगे, जैसे ये दो बिंदु लिए और इन बिंदुओं से हम क्या करते हैं, नीचे लंब डाल देते हैं। ऐसे किस पे लंब डाल देते हैं? समय वाली अक्ष पे लंब डाल देते हैं। ये इस वक्र के बहुत निकट के दो बिंदु लिए, इतने निकट के दो बिंदु लेंगे कि इन दो बिंदुओं पर जो बल होगा, बल का मान क्या रहे, लगभग अचर रहे। तो इन दो बिंदुओं के बीच, जैसे यहाँ पर बल ये है और इस बिंदु पे बल ये है, तो हम ये कह सकते हैं इन दो बिंदुओं पर बल क्या है, अचर है। ठीक है, इन दो बिंदुओं के बीच टाइम गैप, समय अंतराल कितना है, माना डेल्टा टी या डेल्टा T1 कह दिया। तो डेल्टा T1 समयांतराल में बल का मान क्या है, हम ये मान सकते हैं उसको अचर है। ठीक है, अब इन जो यहां पर डेल्टा T1 समय अंतराल में आवेग का मान क्या आ जाएगा, उसके लिए हम ऐसे निकाल देंगे कि डेल्टा T1 समय अंतराल में आवेग आ जाएगा I1। ठीक है, I1 बराबर हो जाएगा यहां पर बल का मान, तो यहां पर बल का मान सपोज क्या है, F1। ये मानो ये वाला बल F1 है और इंटू डेल्टा T1, क्योंकि आवेग का मान होता है बल इंटू समयांतराल, तो यहां पर बल का मान F1, समयांतराल डेल्टा T1। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, हम इस वक्र पे ऐसे कई बिंदु लेंगे पास पास और प्रत्येक बिंदु से नीचे क्या डाल देंगे, हम लंब डाल देंगे ऐसे। जैसे हमने यहाँ पर आवेग का मान निकाला डेल्टा T1 समय अंतराल के लिए, वैसे यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस समय को हम डेल्टा 2 मान लेंगे, इसको हम डेल्टा 3 मान लेंगे, इसको हम डेल्टा 4 समय मान लेंगे, इसको हम डेल्टा T4, इसको डेल्टा T5 समय मान लेंगे। तो ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ इस समय वाली अक्ष को बहुत सूक्ष्म समय अंतरालों में बांट देंगे, डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3, और प्रत्येक सूक्ष्म समय अंतराल के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे आवेग का मान निकाल देंगे। जैसे माना ये डेल्टा T7 है, तो डेल्टा T7 समय में आवेग का मान क्या होगा, ये समय अंतराल इंटू यहाँ पे बल। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक सूक्ष्म समय अंतराल में बल और उस समय अंतराल का गुणा करके हम वहां पर क्या निकाल देंगे, आवेग का मान निकाल देंगे। तो माना जैसे डेल्टा T2 समय अंतराल में आवेग का मान क्या आ गया, F2 इंटू डेल्टा T2। जैसे माने यहाँ पर डेल्टा T2 समय अंतराल है ये, तो डेल्टा T2 समय अंतराल में आवेग का मान क्या हो जाएगा कि यहाँ पर बल इंटू यहाँ पे समय अंतराल, तो यहाँ माने यहाँ पर बल F2 है। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, अलग अलग समयांतरालों में क्या कर देंगे, आवेग का मान निकाल देंगे। और तब हम क्या करेंगे, इस वक्र के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच, प्रारंभिक बिंदु से नीचे लंब डाला और अंतिम बिंदु से नीचे लंब डाला, तो इस वक्र के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच हम क्या निकाल देंगे, आवेग का मान निकाल देंगे। कैसे, यहां से लंब डाला, यहां से लंब डाला, तो ये क्या हो जाएगा, वक्र और इस समय अक्ष से घिरे हुए भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो दर्शाएगा यहाँ पे टोटल आवेग। कैसे निकलेगा वो, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो हमने बहुत पतली पतली पट्टियां बना रखी हैं, ये इन पट्टियों का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो प्रत्येक पट्टी का क्षेत्रफल क्या दर्शा रहा है, जैसे इस पट्टी का क्षेत्रफल क्या दर्शा रहा था, यहाँ पर आवेग, ऐसे इस पट्टी का क्षेत्रफल क्या दर्शाएगा, ऐसे इस पट्टी का क्षेत्रफल क्या दर्शाएगा, हर पट्टी का क्षेत्रफल दर्शाएगा वहां पे आवेग। तो तब इन सभी आवेगों को हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे इनका सदिश योग कर देंगे, और तब हमारा आ जाएगा कुल योग। तो हर पतली पट्टी का मतलब होता है कि वहां पर उसका हम क्षेत्रफल निकाल देंगे और उसका क्षेत्रफल क्या दर्शाएगा, वहां पे आवेग। तो प्रत्येक पतली पट्टी का क्षेत्रफल निकालने पर हमें
वहां पर संगत आवेग प्राप्त होगा और तब हम सभी आवेगों को हम जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा इस वक्र के लिए कुल आवेग। तो वो कैसे निकलेगा, माना कुल आवेग I बराबर हो जाएगा इन सब आवेगों का योग, F1 डेल्टा 1 प्लस F2 डेल्टा 2 प्लस F3 डेल्टा 3 एंड सो ऑन। और ये क्या है, ये यहाँ इन सभी पट्टियों का क्षेत्रफल का योग है ये वाला, ठीक है। तो हम इसको जोड़ रहे हैं, तो ये जोड़ने पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं सिग्मा I बराबर सिग्मा, इसको हम क्या दर्ज, ये किस चीज का योग है, ये है बल और समय के गुणनफलों का योग। तो हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा F इंटू डेल्टा टी, यानी बल और समय के गुणनफलों का योग, बल और समय के गुणनफल वाले पदों का योग, ये दर्शा रहा है। और तब हम इसको लिख देंगे यहाँ पे I, और इस प्रकार का जो योग होता है ये कहलाता है सतत योग। और इस सतत योग को हम दर्शाते हैं किससे, समाकलन से। तो समाकलन का चिन्ह आ गया, समाकलन किसका, F का t के सापेक्ष, इसको हम ऐसा लिख देते हैं। इस सतत योग को समाकलन के रूप में दर्शाते हैं। तो सतत योग को ही हम क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं। तो ये आ जाएगा आवेग I बराबर F का t के सापेक्ष समाकलन। इसे क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ F विद रिस्पेक्ट टू t फॉर टाइम। तो बल F का समय के सापेक्ष जो समाकलन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। कब, जबकि बल परिवर्ती है। तो परिवर्ती बल होने पे आवेग का सूत्र ये होगा, ठीक है। और अगर बल अचर है तो आवेग का सूत्र ये होगा। और एक सूत्र हमने पहले निकाल दिया था कि आवेग बराबर क्या होता है, आवेग बराबर होता तो जैसे बल इंटू समय है, और इसका मान क्या आता है, संवेग परिवर्तन के बराबर आता है। अब हम इसका दैनिक जीवन में यूज देखते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि आवेग का जो सूत्र है वो निकला है गति के द्वितीय नियम से। तो हमने ये निकाला था डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी। अतः हमने इसको क्या लिखा, ये डेल्टा टी हम यहाँ लेंगे कि गति का द्वितीय नियम क्या है कि बल बराबर होता है संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है। माना डेल्टा टी समय में किसी वस्तु के संवेग में डेल्टा पी का परिवर्तन हुआ, तो संवेग परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो ये होता है बल के बराबर गति का द्वितीय नियम। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एफ इंटू डेल्टा टी क्रॉस मल्टीप्लाई किया बराबर डेल्टा पी, ठीक है। अब ये क्या है, यानी अगर किसी वस्तु का ये क्या चीज आया, संवेग परिवर्तन, अर्थात अगर किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन करना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि उस पर कितना बल लगा और कितने समय के लिए लगा, ठीक है। अब अगर ये संवेग परिवर्तन अगर अचर हो, अगर अचर संवेग परिवर्तन का मान अचर हो जाए, ठीक है, जैसे माने ये वस्तु है, ये गतिमान थी, इस पे बल F लगा और डेल्टा टी समय के लिए लगा, ठीक है। इसका संवेग पहले P1 था, थोड़ी देर में क्या हो गया, P2 हो गया संवेग। तो संवेग परिवर्तन डेल्टा P बराबर क्या आएगा, P2 माइनस P1। तो ये जो संवेग परिवर्तन अगर इसका मान अगर अचर हो जाए तो ये अचर मान किस पे डिपेंड करेगा, बल और समय पे। तो संवेग परिवर्तन का मान बल और समय पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर ये अचर है तो इसका मान F इंटू डेल्टा टी भी अचर होगा। जैसे समझिए इसको, माना ये सपोज 50 आ रहा है, तो ये 50 कब आ सकता है, जैसे बल का मान तो हो गया हमारा 10 और तब डेल्टा टी का मान क्या करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा, तब जाके क्या आ जाएगा, ये 50 आ गया। माना संवेग परिवर्तन क्या आ रहा है, 50। तो ये कब आ सकता है, जैसे हम बल का मान 10 न्यूटन कर दें और डेल्टा टी का मान क्या कर दें, 5 सेकेंड। अब अगर बल का मान घट जाए, बल का मान कर दिया हमने कितना न्यूटन, 2 न्यूटन, तो तब संवेग परिवर्तन 50 रखने के लिए हमको समय कितना करना पड़ेगा, समय करना पड़ेगा हमको 25, ठीक है। तब डेल्टा टी का मान ही हो जाएगा 25 और एफ का मान क्या हो जाएगा, 2 न्यूटन। यानी अगर संवेग परिवर्तन अचर है रखा जाए तो उसमें बल बढ़ाने पर समय क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा वो समय जिसके लिए बल लगा है, या बल घटाने पे वो समय क्या हो जाएगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अचर संवेग परिवर्तन के लिए अगर हम बल का मान घटाते हैं तो समयांतराल का मान बढ़ाना पड़ेगा, वो समय बढ़ाना पड़ेगा जितने समय के लिए बल लगा है। और अगर अचर संवेग परिवर्तन के लिए अगर हम बल का मान बढ़ाते हैं तो अचर संवेग के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस बल की क्रियावधि समय वो क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। बल हमने टन न्यूटन की, पहले था बल 2 न्यूटन, तो उसमें टाइम कितना रखा 25 सेकंड, तब मल्टीप्लाई करके आए 2 × 25 50। अब हम बल बढ़ा दे रहे हैं, 2 की हम कितना कर दे रहे हैं 10 न्यूटन। संवेग परिवर्तन अभी भी 50 है, तो इसके लिए यानी हमें समय क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, समय करना पड़ेगा 5, तब आएगा 10 × 5 = 50। यानी जब बल बढ़ गया तो समय अपना भी क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, संवेग परिवर्तन अचर होगा। अर्थात संवेग परिवर्तन का मान बल के साथ साथ समय पर भी डिपेंड करता है, और बल और समय का जो गुणनफल है वो क्या क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। अब इस पे उदाहरण देखिए, जैसे जो क्रिकेट की गेंद को कैच करना, क्रिकेट की गेंद को पकड़ना या शॉट को पकड़ना, जब कभी बैट्समैन बॉल पे शॉट मारता है और फील्डर उसको कैच करता है, क्षेत्र से उसको कैच करता है, तो दो तरीके कैच करने के, एक तो हाथों को स्थिर रखते हुए कैच करो, और दूसरा तरीका कि हाथों को पीछे लाते हुए कैच करो। दोनों स्थितियों में संवेग परिवर्तन क्या रहता है, अचर रहता है। कैसे, माना हमने हाथों को स्थिर रखते हुए कैच किया तो बॉल कैच हो गई, तो बॉल का अंतिम संवेग क्या हो गया, 0, क्योंकि अंतिम वेग 0 हो गया। अब जब बॉल का प्रारंभिक संवेग क्या है, जब बॉल हाथ पे टच हुई होगी तो उस समय कुछ ना कुछ संवेग रहा होगा। ठीक है, तो वहां पर संवेग परिवर्तन कुछ ना कुछ आएगा। माना शुरू का संवेग क्या था P1, अब बाद का संवेग क्या हो गया 0 हो गया, तो संवेग परिवर्तन क्या है P1 आ गया, P1 - 0 = P1। अब अगर हाथों को पीछे लाते हुए कैच करते हैं तब भी क्या हुआ, बॉल हाथ पे टकराई यहाँ पे, उसके बाद हम हाथों को पीछे लाते हुए कैच कर रहे हैं, यहाँ पर हमने रोक दिया, तो बॉल का अंतिम संवेग क्या हो गया 0, परंतु यहाँ पर बॉल का संवेग क्या था P1, तब भी संवेग परिवर्तन क्या आएगा P1 - 0 यानी P1। तो जब फील्डर किसी बॉल को हाथों को स्थिर रखते हुए कैच करे, चाहे हाथों को पीछे लाते हुए कैच करे, गतिमान रखते हुए कैच करे, दोनों दशाओं में संवेग परिवर्तन बॉल का क्या रहता है, अचर रहता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब संवेग परिवर्तन अचर रहता है, तो यदि फील्डर हाथों को स्थिर रखते हुए कैच करता है, उस समय बॉल के संवेग में परिवर्तन क्या होता है, उसमें बॉल का जो संवेग परिवर्तन है वो तत्काल 0 हो जाता है। बॉल का अंतिम संवेग जो 0 हो रहा है ना, वो तत्काल 0 हो जाएगा। बॉल हाथ पे आई और आपने उसको रोक दिया, तो यदि बॉल को स्थिर हाथों से कैच किया जाए, हाथों को स्थिर रखते हुए कैच किया जाए, तो बॉल का संवेग 0 होने में ये समय जो है ये कम लगता है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, अगर समय कम लगेगा तो अचर संवेग परिवर्तन के लिए क्या होगा, बल का मान बढ़ाना पड़ेगा, ये बढ़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बॉल किसी शॉट को पकड़ते समय अगर हाथों को स्थिर रखा जाए तो ऐसी स्थिति में बॉल का अंतिम संवेग 0 होने में ये जो समय है ये क्या होता है, ये बहुत कम लगता है, समय कम लगता है उसमें संवेग परिवर्तन के लिए। और ऐसी स्थिति में बॉल के द्वारा हाथ पे लगाया गया जो बल होगा उसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए क्या होता है, शॉट को कैच करते समय अगर हाथों को स्थिर रखा है तो उस समय हाथों पे ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि उस समय बॉल का अंतिम संवेग 0 होने में बहुत कम समय लगता है, फलतः बल का मान बढ़ जाता है, क्योंकि बल और समय का गुणनफल क्या रहता है, वहां पे अचर रहता है। ठीक है, अब यदि उसी शॉट को हम हाथों को पीछे लाते हुए कैच करें, यदि शॉट को हाथों को गतिमान करते हुए कैच किया जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, बॉल का अंतिम संवेग 0 होने में क्या लगेगा, समय जो डेल्टा टी है ये अधिक हो जाएगा। ठीक है, जब हम शॉट को हाथों को पीछे लाते हुए कैच करते हैं तो बॉल का अंतिम संवेग तत्काल 0 नहीं होता, इस प्रक्रिया में थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है। बॉल यहाँ पर आई हाथ में,
हमने यहाँ पे लाते हुए उसको हाथ को रोका, तो यहाँ से यहाँ लाने के दौरान क्या लगा, कुछ समय लगा। तो बॉल का अंतिम संवेग शून्य होने में अब समय कुछ पहले से ज़्यादा लग गया, तो समय ज़्यादा लगेगा तो ये बल का मान अपना आप ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि F इंटू डेल्टा टी क्या है, यहाँ पे अचर है। इसमें अगर डेल्टा टी बढ़ गया, ये अधिक हो जाए, तो उस समय ये बल का मान क्या हो जाएगा, अपना आप ही कम हो जाएगा। तो यानी अगर किसी शॉट को कैच करते समय हाथों को गतिमान करते हुए पीछे की ओर लाया जाए, तो ऐसी स्थिति में बॉल के द्वारा हाथ पर लगने वाला बल क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर बॉल का अंतिम संवेग शून्य होने में ज्यादा समय लगता है और बल और समय का गुणनफल क्या रहता है, यहाँ पे अचर रहता है। ठीक है, और इस स्थिति में हाथों पे बॉल के द्वारा कम बल लगता है, जिससे हाथों पे चोट कम लगती है। इसीलिए एक अच्छा फील्डर क्या करता है, हाथों को कैच करते समय बॉलों को पीछे की ओर लाता है, ये इसका कारण है। ऐसे ही यहाँ पर भी होता है, जैसे अगर हम किसी भुरभुरी सतह पे कूदें, किसी ऐसी जगह पे कूदें जहाँ पर मिट्टी को खोदा गया हो, जैसे हम लॉन्ग जंप के उसमें देखते हैं, खेल में देखते हैं, या पोल वॉल्ट के खेल में देखते हैं, या हाई जंप के खेल में देखते हैं, मिट्टी को भुरभुरा बनाया जाता है। ठीक है, तो भुरभुरी मिट्टी में कूदने में क्या होता है, जो हमारे शरीर का अंतिम संवेग होता है वो तत्काल शून्य नहीं होता, उस प्रक्रिया में समय क्या लग जाता है, ज़्यादा लगता है, डेल्टा टी ज़्यादा हो जाता है। फलता वहाँ पे शरीर पर जो जमीन है उसका प्रतिरोधक जो बल होगा वो अपना भी क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, इससे वहाँ पे हमको चोट कम लगती है। अगर इसकी जगह पे हम क्या करें, किसी कठोर सतह पे कूदें, पत्थर पे कूदें, फर्श पे कूदें उतनी ऊंचाई से, तो क्या होगा, हमारे जब हम किसी फर्श या कठोर सतह पे कूदेंगे तो हमारे शरीर का अंतिम वेग, जब हम टकराएंगे फर्श पे, तो अंतिम वेग और अंतिम संवेग शून्य होने में बहुत कम समय लगेगा। और ऐसी स्थिति में उस फर्श के द्वारा जो प्रतिक्रिया बल हमारे शरीर पे लगेगा वो बढ़ जाएगा, जिससे हम पे चोट ज़्यादा लगेगी। इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं, एक तीसरा है कि गाड़ियों पे वो लगे होते हैं, क्या शॉकर लगे होते हैं। ठीक है, आघात अवशोषक कहते हैं उसको, आघात अवशोषक। वाहनों में आघात अवशोषक के रूप में। ठीक है, वाहनों में जो आघात अवशोषक होते हैं उनका क्या आघात अवशोषक माने जर्क, को एक प्रकार से जर्क एब्जॉर्बर या शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, तो क्या होता है, जब गाड़ियां किसी उस पे उबड़ खाबड़ सड़क पे चलती है, गड्ढों में चलती है, तो हमें क्या लगते हैं, झटके लगते हैं। ठीक है, किसी गाड़ी में कम झटके लगते हैं, किसी में ज़्यादा लगते हैं। तो जिस गाड़ी में शॉकर, जैसे हम कहते हैं, यानी शॉक एब्जॉर्बर, जिस गाड़ी में ये अच्छे शॉक एब्जॉर्बर लगे होंगे, आघात अवशोषक लगे होंगे, तो उसमें क्या होगा, गड्ढों में चलने पे क्या होगा, वहां पर गड्ढों के द्वारा जो बल लग रहा होगा गाड़ी पर वो क्या होगा, कम लगेगा, क्योंकि वहां पर जो आघात अवशोषक यानी शॉक एब्जॉर्बर यानी शॉकर, इन पर जब गड्ढों के द्वारा बल लगता है, प्रतिक्रिया बल, तो वहां पर अंतिम संवेग शून्य होने में क्या लगता है, अधिक समय लगता है, इसका मान बढ़ जाता है, ये समय बढ़ जाता है। तो गाड़ियों पर आघात अवशोषक लगे होने के कारण क्या होता है, गड्ढों में जब गाड़ी आती है तो वहां पर संवेग परिवर्तन होने में क्या लगता है, समय अधिक लग जाता है। फलतः वहां पर जो गड्ढों के द्वारा गाड़ी पर बल लगता है उस बल का मान कम हो जाता है, क्योंकि वहां पर भी क्या होता है, बल और समय का गुणनफल यानी आवेग, ये क्या रहता है, वहां पे अचर रहता है। ये क्या होता है, अचर। ठीक है, और इसलिए अगर समय का मान बढ़ गया जैसे, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये अगर बढ़ेगा
तो ये घटेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो आवेग है इसका मान किसके बराबर होता है, संवेग परिवर्तन के बराबर, और हर दशा में संवेग परिवर्तन क्या होता है, वहां पे अचर होता है। ठीक है, संवेग परिवर्तन अचर क्यों होता है, क्योंकि वहां पर अलग से कोई बाह्यबल आरोपित नहीं होता है, तो बाह्यबल आरोपित न होने पे संवेग परिवर्तन क्या होता है, अचर होता है। इसलिए संवेग परिवर्तन अचर होने के कारण क्या होता है, वहां पे समय अंतराल, वहां पे सौकर अगर ये आघात अवशोषक लगे तो वहां पर आघात अवशोषक लगे होने के कारण क्या होता है, समय अंतराल बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए वहां पर बल का मान कम हो जाता है, जिससे गाड़ी के अंदर बैठे हुए जो यात्री हैं उनको झटके कम लगते हैं। ठीक है, अगर सौकर नहीं होंगे तो वहां पर समय का मान, जो गट्टों के द्वारा जो जर्क लगेगा, बल लगेगा गाड़ी पर, उससे क्या होगा, वहां पर समय का मान घट जाएगा। अगर आघात अवशोषक नहीं लगे होंगे तो ये कम हो जाएगा, तो बल अपना भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे यात्री पे झटके ज्यादा लगे होंगे। इसीलिए गाड़ियों में अच्छे आघात अवशोषक लगाने की सलाह दी जाती है। तो आज हमने यहाँ पे आवेग पढ़ा और इसके कुछ उपयोग पढ़े, जैसे कि किसमें क्रिकेट का जो खिलाड़ी होता है वो शॉट को क्या करता है, हाथों को पीछे लाते हुए कैच करता है। ऐसा करने में उसके हाथों में दर्द कम होता है, बल कम लगता है। दूसरा, कठोर सतह पे कूदने में ज़्यादा दर्द होता है और भुरभुरी सतह पे कूदने में कम दर्द होता है। अब गाड़ियों में क्या होते हैं, वाहनों में आघात अवशोषक लगे होते हैं। ठीक है, इनके लगे होने से क्या होता है, यात्रियों को कम बल ये झटकों का सामना करना पड़ता है। थैंक यू।